Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. I'm here with another video of new Oxford Modern English Book 8, and today we are going to start with the very first poem of this book. Before starting the explanation or reading part of the chapter, let me ask you to please subscribe to the channel if you are new and hit the like button and then watch the video till the end. So let's begin our today's lesson. This is poem When I Heard the Learned Astronomer. It's the poem written by Walt Whitman, an American poet. और इस पोम के अंदर हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, द सेंट्रल आइडिया इज़ कि हाउ विजडम एंड नॉलेज आर टू डिफरेंट थिंग्स, जिसको हम मिक्सअप कर देते हैं अक्सर. क्या मतलब इस बात का मतलब ये है कि इस पोम के अंदर इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि एक चीज़ जो हम पढ़ते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की सूरत में, लॉजिक्स की सूरत में, कैलकुलेशंस की सूरत में, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ द नेचर. ठीक है, तो जो चीज़ें हम गौर व फिक्र करते हैं नेचर के अंदर, जब हम बाहर निकल के देखते हैं, उसको अंदाज़ा लगाते हैं चीज़ों को, उसमें गौर व फिक्र करते हैं, तो दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी लर्न इन आवर एकेडमिक्स. ठीक है, तो ये दो चीज़ें डिफरेंट हैं, साइंटिफिक नॉलेज और विजडम. इन दोनों चीज़ों को अलग अलग तौर पर समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो पोम को स्टार्ट करने से पहले उसका सेंट्रल आइडिया आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए. दैट इन द पोम व्हेन आई हर्ड द लर्न्ड एस्ट्रोनॉमर रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, ही डिस्क्राइब्स हाउ विजडम एंड नॉलेज आर टू डिफरेंट थिंग्स. दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम. ठीक है, सेंट्रल आइडिया किसको कहते हैं कि इस पोम का मेन थीम क्या है, ये क्यों लिखी गई है. तो ये किस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिखी गई है, विजडम और नॉलेज को. ठीक है, लेसन के आखिर में हम समरी की तरफ भी जाएंगे, मगर अभी हम स्टार्ट करते हैं वर्ड्स टू नो, दैट इज़ वर्ड्स मीनिंग. जो यहाँ पर हमें दिए गए हैं, एस्ट्रोनॉमर is a scientist who studies stars, moons, planets and other objects in space. आपको पता होगा साइंस के बहुत सारे शोबे होते हैं, बहुत सारी उसकी शाखें होती हैं, ब्रांचेस हैं उसकी, तो उसमें से एक है एस्ट्रोनॉमी. ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी पढ़ने वाले को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर. ठीक है, और ये वो साइंटिस्ट होते हैं जो किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, हमारी बॉडी के बारे में स्टडी नहीं करते, हमारे इर्द गिर्द मैटर के बारे में स्टडी नहीं करते, वो केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में स्टडी नहीं करते, बल्कि वो नेचर में मौजूद जो हमारे पास बड़ी बड़ी हैवी बॉडीज़ हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं. दैट इज़ स्टार्स, मून्स, प्लैनेट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस. जितनी चीज़ें हमें स्पेस में नज़र आती हैं उन सबको स्टडी करने वाले को एस्ट्रोनॉमर कहते हैं. लर्न्ड इज़ अ वेल एजुकेटेड, यूजुअली रिटन एज लर्न्ड एंड प्रोनाउंस्ड विद 2 syllables. इसको हम लर्नड भी पढ़ते हैं और लर्नेड भी पढ़ते हैं. लर्नड कब पढ़ते हैं, जब अगर यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया गया, अपॉस्ट्रोफी डी ई यहाँ पर इन्होंने हटा दिया है. ये असल में क्या था, लर्नड, LEARNED. ठीक है, दैट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ लर्न, सीखना. कोई भी चीज़ जो है या एक इंसान जो सीखा हुआ हो, तो अगर ये वर्ब है तो इसको लर्नड पढ़ते हैं, अगर ये एडजेक्टिव है तो इसको हम लर्नेड पढ़ते हैं. यहाँ पर ये क्या है, लर्नेड है. ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये 2 syllables के साथ पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है. Here it is pronounced as 1 syllable to reflect an ordinary person's way of speaking. लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप इसको 1 syllable के साथ पढ़ें, ये इंडिकेट करने के लिए, ये रिफ्लेक्ट करने के लिए कि ये एक आम बंदे की कॉन्वर्जेसन है. ठीक है, वो इसी तरह से बोलता है, इसको लर्नड पढ़ता है, वो उसको लर्नेड नहीं पढ़ता. लेक्चर्ड, अ लेक्चर इज़ अ टॉक और प्रेजेंटेशन ऑन अ सब्जेक्ट. आप सब जानते हैं जो टीचर आके अपना मैसेज या जो भी कुछ वो पढ़ाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लेक्चर. वो लेक्चर डिलीवर करते हैं. लेक्चर रूम, इन द 19th century people often went to listen to talks by experts on a range of subjects. They were held in public rooms or in community हॉल्स. तो जैसे स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर हमारे पास लेक्चर रूम होते हैं जहाँ पर एक प्रोफेसर आते हैं, अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं और चले जाते हैं. लेट इन 19th century उस वक्त क्या हुआ करता था
कि इस तरह से स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर हमारे पास लेक्चर रूम्स नहीं होते थे, बल्कि ये कम्युनिटी वाइज होते थे, पब्लिक के लिए होते थे। जैसे लाइब्रेरीज़ होती हैं या और दूसरी चीज़ें होती हैं जो आम पब्लिक के लिए ओपन होती है कि कोई भी वहाँ पर जाए और उससे फ़ायदा हासिल कर ले। इस तरह से पहले लेक्चर रूम्स हुआ करते थे। मिस्टिकल मीन्स हैविंग और इंस्पायरिंग ऑ और फैसिनेशन, वो चीज़ें जो आपको बड़ी फैसिनेट करती हैं, आपको की तवज्जो उस तरफ मबसूल कराती हैं जिस तरफ आप देख के बिल्कुल दम बखुद हो जाते हैं। प्रूफ्स, एविडेंस दैट अ मैथमेटिकल इक्वेशन इज ट्रू। किसको कहते हैं प्रूफ? कोई भी सबूत। ठीक है, यहाँ पर जो प्रूफ्स से मुराद है, इस पोम के अंदर जो वर्ड यूज़ किया गया उसका मतलब ये है कि कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन जिसके बारे में ये बात उसको वेरीफाई कर दिया जाए कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही है। तो आइए अब पोम की तरफ बढ़ते हैं और इसके बीच में जो भी वर्ड्स डिफ़िकल्ट आएंगे वो मैं आपके साथ फिर डिस्कस कर लूँगी। When I heard the learned astronomer, जब मैंने सुना एक एस्ट्रोनॉमर को जो पढ़ा लिखा था, ठीक है, वेल एजुकेटेड था। When the proofs, the figures were arranged in columns before me, जब मेरे सामने कॉलम्स के अंदर तरतीब के साथ प्रूफ्स और फिगर्स और फैक्ट्स और नंबर्स इन सब को लाइन के साथ स्पेसिफिक मैनर में प्लेस किया गया था, रखा गया था। यानी कॉलम्स के अंदर बहुत सारे फिगर्स लिखे हुए थे। रेंज्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? टू प्लेस और अरेंज इन अ रॉ, एक रॉ के अंदर बहुत सारे नंबर्स लिखना, ठीक है, या राइट देम इन अ स्पेसिफाइड मैनर, उसको कहते हैं रेंज्ड। ठीक है, इस रेंज से इस रेंज तक के नंबर्स। When I was shown the charts and diagrams to add, divide and measure them, और मेरे सामने बहुत सारे चार्ट्स थे। जैसे कि आपको पता होगा मैथमेटिक्स के अंदर हम बार चार्ट्स बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, जैसे वेन डायग्राम्स बनाते हैं। तो ये सारी क्या है? ये सब मैथमेटिकल हमारी कैलकुलेशंस का हिस्सा होती हैं। तो मैंने जब अपने सामने ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखा, मैंने जब इन सारे चार्ट्स को देखा और जो है वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इतनी सारी मतलब पढ़ाई को देखा मैंने, when I sitting heard the astronomer when he lectured with much applause in the lecture room, और उसके बाद फिर मैंने उस एस्ट्रोनॉमर को सुना जिसको लोग क्लैपिंग करके तालियां बजा बजा कर बड़ा सराह रहे थे, और वो ये सारी कैलकुलेशंस उनके सामने रख रहा था और उनको समझा रहा था। अप्लॉज किसको कहते हैं? टू प्रेज एक्सप्रेस्ड बाय क्लैपिंग, किसी की तालियां बजाकर जो है वो मदहसराई करना। How soon unaccountable I became tired and sick, बड़ी जल्दी मैं बोर हो गया, थक गया, उसकी बातें सुन के मुझे मज़ा नहीं आया और मैं अजीब सा हो गया। मतलब ये एक ऐसी कैफियत यहाँ पर है, अनअकाउंटेबल का मतलब जो बयान ना की जा सके, मतलब मेरी कैफियत अजीब सी हो गई, ठीक है, अनएक्सप्लेनेबल। तो टिल राइजिंग एंड ग्लाइडिंग आउट आई वेंटेड ऑफ बाय माई सेल्फ। सो फाइनली ही वॉक्स आउट ऑफ द लेक्चर हॉल, वो बाहर निकल आया वहाँ पर, एंड आई वेंडेड ऑफ बाय माई सेल्फ, और मैं बग़ैर किसी रीज़न के, बग़ैर किसी ख़ास वजह के, मतलब मैं टहलना शुरू हो गया, इधर उधर घूमने लगा। वेंडेड ऑफ मीन्स टू वॉक अराउंड स्लोली इन अ रिलैक्स्ड वे और विदाउट एनी क्लियर पर्पस और डायरेक्शन, यानी जब आपका कोई ख़ास मकसद ना हो। ग्लाइडिंग आउट मतलब टू मूव जेंटली, बेआवाज़ चलना। इन द मिस्टिकल मॉइस्ट नाइट एयर एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम लुक्ड अप इन परफेक्ट साइलेंस एट द स्टार्स। किस में चलने लगा मैं? यानी कि मेरे इर्द गिर्द जो हवा थी, रात की नमी में डूबी हुई हवा थी, और वक्त बे वक्त यानी कि बार बार मैं अपनी निगाह उठाकर परफेक्ट साइलेंस ऑफ द स्टार्स की तरफ देखने लगा। यानी मैं बार बार अपनी निगाह उठा के आसमान की तरफ देख रहा था, उन तारों में मैं कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा था जो नेचर ने मेरे लिए छुपा कर रखा था। So my dear students, basically the poem conveys that wisdom does not rely on man-made mathematical interpretations. क्या मतलब इस बात का? कि जो हम मैथमेटिक्स की इतनी सारी कैलकुलेशंस और इंटरप्रिटेशंस करते हैं कि ये इतना बड़ा है, ये इतने सारे हैं, और ये यूं है और ये फलाना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत एक डिफरेंट चीज़ हैं। वन मस्ट वॉक इन टू द लैप ऑफ नेचर टू अंडरस्टैंड इट्स मिस्ट्री। हमें बाहर निकलकर कुदरत के नज़ारों को, उसके शाहकार को समझने की ज़रूरत है, उसमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम नेचर को एंजॉय करते हुए इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा पोइट के बारे में देख लेते हैं। पोइट का नाम है वर्ल्ड विटमैन।
1819 to 1892 he worked as a journalist. उन्होंने as a journalist, a teacher and a government clerk इन सब चीज़ों में काम किया. His major work Leaves of Grass was a volume of poems that he kept adding to throughout his life. यानी कि उनकी दीवान का नाम क्या है? Leaves of Grass. उसके अंदर उन्होंने वक्तन ब वक्तन एडिशन किया. His style broke away from conventional poetry and some of his poems seem very close to prose in their style. उनकी आप पोम्स के अंदर एक चीज़ को नोटिस करेंगे कि उसके अंदर आपको प्रॉपर स्टेंजास और राइमिंग स्कीम नज़र नहीं आएगी. ठीक है, जैसे कि पोम्स का एक ख़ास हिस्सा होता है कि जिसके अंदर वहाँ पे राइमिंग वर्ड्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, एक जैसे वर्ड्स स्टेंजास के अंदर. ये ज़्यादातर जो पोइट्री करते हैं उसके अंदर आपको फ्री वर्ड्स नज़र आएगी, यानी कि जैसे प्रोज के अंदर होता है ना कि कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती, इसी तरह से. He wrote in free verse and although he did not invent it, he is known as the father of free verse. ठीक है, तो हालांकि उन्होंने जो है वो इसकी ख़ास कोई ईजाद नहीं की, लेकिन उनको फादर कहा जाता है फ्री वर्स का. विटमैन कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन पोइट्स. उनकी पोइट्री ने लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर एक बहुत बड़ा असर डाला है. अब थोड़ा सा पोम की समरी को भी डिस्कस कर लेते हैं. विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड व्हेन आई हर्ड द लर्न्ड एस्ट्रोनॉमर इन 1865 इन हिज पोइट्री कलेक्शन ड्रम टैप्स. ठीक है, उन्होंने अपनी पोइट्री कलेक्शन के अंदर सबसे पहले जो ये पोम है वो कब 1865 में, और कुछ ने कहा है कि 1867 में इसको पब्लिश किया था. इन दी पोम Whitman conveys his belief in the limits of using science to understand nature. कि बहरहाल साइंस की कुछ हदूद हैं, कुछ बाउंड्रीज़ हैं, कुछ लिमिट हैं जिससे वो बियॉन्ड नहीं जा सकता नेचर को समझने के लिए. Rather Whitman suggests one needs to experience nature for true understanding instead of measuring it. तो हमें बजाय इसके कि हम साइंस के ऊपर रिलाई करते हुए नेचर को सिर्फ समझने की कोशिश करें, हमें बाहर निकल के नेचर को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. Here the poem ends, students. Inshallah, in the next video, I am going to discuss with you the question and answers and comprehension of this poem. Till then, take care. Allah Hafiz.